Hello students of class 11th, I welcome you in today's English literature lecture. Today we will again continue the lesson Landscape of the Soul, written by Natalie Troveroy. Today we shall study the third part of this lesson. Now, the third part is, as we have already completed the lesson, this is an extra version to it. Getting inside outsider art. Now see, outsider art, इसका अर्थ ये होता है कि वो लोग जो कलाकार हैं लेकिन उन्होंने कला सीखी नहीं है, उनको आउटसाइडर आर्ट कहा जाता है, यानी कला सीखे बिना कलाकारी करना. When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest from its almost veiled beginnings. Outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. अब देखिए बच्चों, फ्रेंच पेंटर जीन बुफेट ने इन लोगों को या इस आर्ट को, जो आर्टिस्ट तो हैं लेकिन बिना सीखे हुए आर्टिस्ट हैं, उनके द्वारा जो भी आर्ट क्रिएट की गई है उसको आर्ट ब्रूट का नाम दिया, और वो नाम दिया 1940s में. इसका अर्थ होता है कि रॉ आर्ट. रॉ यानी कच्ची आर्ट, जो परिपक्व नहीं है लेकिन वो कलाकारी करते हैं, कलाकृतियाँ बनाते हैं. और उन्होंने ये कहा कि पहले तो इसको, ये क्या है, अनट्रेंड विजनरीज, वो अनट्रेंड लोग जिनके विजन्स अनट्रेंड होते थे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट इस क्षेत्र में दिखाया. लेकिन अब आउटसाइडर आर्ट बहुत तेज़ी से इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो कर रहा है. ये देखिए यहाँ पर बच्चों एक चित्र भी दिखाया गया है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चित्र है, इसको ध्यान से देखिए. ये चंडीगढ़ में एक जगह है जिसको जंगल को काट करके बनाया गया है. आगे इसकी पढ़ाई बताते हैं. This genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training, yet show talent and artistic insight. तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये वो कलाकार हैं जिन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, इसलिए उनको आर्टिस्ट कहलाने का अधिकार नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक आर्टिस्टिक टैलेंट है, वो अपना टैलेंट दिखाते हैं. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offsprings. उनकी जो कलाकृतियाँ हैं, उनके जो कार्य हैं, वो बहुत सारे ट्रेंड कलाकारों को प्रेरणा देते हैं, वो प्रेरणा के स्रोत बनते हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं. इसलिए उन्हें अपने साथ ट्रेंड कलाकारों ने लेना शुरू कर दिया. पहले उनको अधिकार नहीं देते थे, लेकिन उनको साथ लेकर के चलते थे. अराउंड द टाइम Buffett was
propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. अब देखिए, जिस समय बुफे इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में लाना चाह रहे थे और पूरे विश्व में फैलाना चाह रहे थे, उसी समय भारतवर्ष में एक बहुत ही सुंदर स्वर्ग की तैयारी चल रही थी। और वो कैसी तैयारी थी? वो इसी तरह के अनट्रेंड कलाकार की तैयारी थी जिन्होंने वर्षों पहले एक जंगल के छोटे से हिस्से को साफ़ किया, उसको साफ़ करवाया, यानी पेड़ कटवाए, और पेड़ कटवाने के बाद उन्होंने उस एरिया को एक बगीचे का रूप दिया। और वो बगीचे का रूप भी कैसे दिया? पत्थरों से और रिसाइकल्ड मटेरियल से, वो वेस्ट मटेरियल्स जिनको रिसाइकल करके और उन्होंने उस गार्डन में स्कल्पचर्स बनाए, जिसको आज की डेट में रॉक गार्डन का नाम दिया गया है। उसको रॉक गार्डन कहा जाता है और वो चंडीगढ़ में स्थित है। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर हम पीछे आते हैं। ये जो चित्र है ये किसका है? अ रॉक गार्डन स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रोकन बैंगल्स बाय नेकचंद। ये रॉक गार्डन का एक हिस्सा है जहाँ पर नेकचंद नाम के व्यक्ति ने ये पूरा रॉक गार्डन खड़ा किया और उन्होंने टूटी हुई चूड़ियों से ये स्कल्पचर्स बनाए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। है ना वास्तव में बहुत आश्चर्य की बात? कितना सुंदर है। तो जब पूरे विश्व में इसको महत्व देने का प्रयास किया जा रहा था, तब भारतवर्ष में नेकचंद इतना खूबसूरत स्वर्ग के समान बगीचा तैयार कर रहे थे जिसका नाम था रॉक गार्डन, और वो चंडीगढ़ में स्थित है। कभी मौका लगे चंडीगढ़ जाने का तो ये रॉक गार्डन अवश्य देखने जाने का प्रयास करिए। Its 80-year-old creator, director Nekchand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. ये आउटसाइडर आर्ट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। नेकचंद जो लगभग 80 वर्ष के थे, वो डायरेक्टर थे और उन्होंने ही इसको बनाया, इस कॉन्सेप्ट को आगे लाया। द 50th issue Spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publication, features Nekchand and his rock garden sculpture, Women by the Waterfall, on its एनिवर्सरी इश्यूज़ कवर। अब देखिए क्या हुआ। जब भी कभी हम कुछ बड़े बड़े काम करते हैं तो पूरे विश्व में उसको एक्नॉलेज करने के लिए कुछ मैगज़ीन्स उसको अपने पेजेस में पब्लिश करती हैं। तो बड़ा सौभाग्य माना जाता है अगर वो पब्लिश हो जाए तो नेकचंद द्वारा रॉक गार्डन जो बनाया गया था वो 50th इशू में स्प्रिंग 2005 के नाम पर वो रॉ विजन का, ये जो यूके बेस्ड मैगज़ीन है पायनियर, उसमें इसके चित्र को डाला गया और उनके इस चित्र को, एक जो पूरा गार्डन है वो अलग अलग तरह के स्कल्पचर्स बना करके रखे गए हैं। तो उसमें से एक हिस्सा है जिसका नाम है वुमेन बाय द वाटरफॉल।
मतलब औरत झरने के पास। और इसको क्या किया गया, उस मैगज़ीन के एनिवर्सरी पर, जो मैगज़ीन इशू हुई है उसके कवर पेज पर इसको लगाया गया, इसको स्थान दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ा सम्मान होता है कि उस मैगज़ीन में इस रॉ विज़न को नेकचंद के लाया गया। द नोशन ऑफ आर्ट बर्ड और रॉ आर्ट, आर्ट बर्ड को रॉ आर्ट कहा जाता है। कच्ची कला was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences. Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art, something Nekchand has taken to dizzying heights. अब नेकचंद जी ने क्या किया था, कुछ भी टूटा फूटा बेकार पड़ा हुआ, जैसे कोई टिन हो या टूटी हुई सिंक हो या कार के ख़राब हुए मटेरियल्स हों, कुछ भी, सब को जो भी वेस्ट कहलाता है उस वेस्ट को उन्होंने लिया और उन्होंने अपने तरीके से उसको अरेंज करके, सेट करके और उस गार्डन में उसको एक एकदम नया रूप और बहुत सुंदर रूप दे दिया। Recognizing his art as an outsiding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream, the Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his works. तो जो यूनेस्को के स्विस कमीशन है, उन्होंने क्या किया कि नेकचंद की इस कला का बहुत अधिक सम्मान किया। The 5-month interactive show Realm of Nekchand, beginning October, will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France and Italy. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, नेकचंद says. फिर उसके बाद क्या था, उनकी इस सच्चाई को, उनके इस अद्भुत विचार को और उनकी इस कलाकृति को स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली सब जगह स्थान मिलने लगा और बहुत बहुत अधिक सम्मान मिलने लगा। लेकिन नेकचंद जी का ये कहना है कि मेरा सबसे बड़ा, मुझे बहुत जगह से रिवार्ड मिले, बहुत जगह मुझे सम्मानित किया गया, मेरी आर्ट ब्रूट को सम्मानित किया गया, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वो तब होता है, ऐसा मुझे लगता है, जब मैं देखता हूँ कि लोग मेरे इस रॉक गार्डन में आते हैं, वहाँ की कलाकृतियों को देखते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं मेरी कलाकारी को देखकर। तब मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड वही होता है। ऐसा बृंदा सूरी ने ये आर्टिकल पूरा हिंदुस्तान टाइम्स में 28 अगस्त 2005 में लिखा था, जो आपकी किताब में दिया गया है। तो बच्चों, ये था लैंडस्केप ऑफ दिस सोल। हम लोगों ने ये पढ़ा कि चाइनीज़ आर्ट और यूरोपियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट उसको कह सकते हैं, दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है। दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। चाइनीज़ आर्ट जो है वो अपने तरीके से आर्ट बनाता है
और वो आर्ट उतनी स्पेसिफिक नहीं होती है, उतनी क्लियर वो पेंटिंग नहीं होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो मेरे पेंटिंग्स को, जो हमारे आर्ट को देखे, वो अपने नज़रिए से उस आर्ट को देखे और उसका अर्थ निकाले। जबकि वेस्टर्न पेंटिंग जो मक्खी वाली चित्र बनाया था, वो जो है वो एक स्पेसिफिक पेंटिंग होती है, वो रियल थिंग, जो भी रियल क्रीचर है उसके बहुत ही नज़दीक होती है। यानी जैसा सच में होता है, सच में दिखता है संसार में, बिल्कुल उसी प्रकार का बनाने का प्रयास पेंटर का होता है, ताकि जो भी कोई देखे तो वो देख करके जैसा पेंटर ने सोच करके बनाया है वही सोच देखने वाले का भी हो। जैसे पेंटर के सोच था कि वो मक्खी बना दे उस पूरे पेंटिंग में, तो उसने इतनी खूबसूरत मक्खी बनाई, इतनी अच्छी मक्खी बनाई कि ऐसा लग रहा था कि वो सच की मक्खी बैठी हुई है, और जिसके जो पेंटर था वो उसको मारना चाहता था, लेकिन उसको समझ में आ गया कि ये मक्खी नहीं है, ये असली की मक्खी इतना सुंदर बनाया है कि वो असली की मक्खी दिखाई पड़ रही है। तो ये क्या था? ये आर्ट था, वेस्टर्न आर्ट था और चाइनीज़ आर्ट था। अब इसके बाद तीसरा हम लोगों ने देखा जो नेकचंद द्वारा बनाया गया है, रॉक गार्डन। वो क्या है? वो रॉ आर्ट है। रॉ आर्ट मतलब कच्ची आर्ट, यानी ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग आर्ट की नहीं ले रखी है, लेकिन फिर भी वो अपनी बुद्धिमत्ता से कलाकृतियाँ बनाते हैं इस संसार में, और पूरे विश्व में बहुत ख्याति प्राप्त करते हैं, और इसको बहुत अधिक इम्पोर्टेंस पूरे विश्व में मिल रही है आज की डेट में। तो बच्चों, ये थी कविता लैंडस्केप ऑफ द आई। अब इसकी ग्लॉसरी देखते हैं। ग्लॉसरी जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो हार्ड वर्ड्स हैं। लैंडस्केप, इनलैंड सीनरी, जो सीनरी बनाई जाती है जिसमें प्राकृतिक चित्रण होता है, धरती, ज़मीन होती है, आकाश होता है, पहाड़ होते हैं, नदियाँ होती हैं, उनको लैंडस्केप कहा जाता है। इमेंस, वास्ट, dwells, lives, convey, communicate, clap, striking of hands यानी ताली बजाना, trace, sign, anecdotes, short narrative stories जिनको किस्सा भी कहते हैं, revealing, enlightening, spirit, real meaning, sneaked, entered stealthily, panel, thin board with picture on it, चित्रपट जिसको कहा जाता है, delicate, exquisite, सूक्ष्म, realism, regarding things as they are यानी यथार्थवाद, वो रियलिज्म, जैसे जो होते हैं वैसा ही रियल पिक्चर। स्वेट, हिट स्मार्टली टू किल मतलब मारना, जैसे हम लोग मच्छर या मक्खी को मारते हैं ना, उसको स्वेट करते हैं। इलस्ट्रेट, मेक क्लियर, टेरिटरी, रीजन। कॉन्कर्ड, ओवरकम, मटेरियल, फिजिकल, रिप्रोड्यूस, रिक्रिएट। स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, लेजरली, एट ईज। स्क्रोल, रोल ऑफ पेपर, जैसे पेपर को गोला बनाया जाता है ना, जैसे अगर हम लोग चार्ट पेपर ख़रीदने जाते हैं तो उसको सीधा सीधा पकड़ के नहीं लाते, क्या करते हैं, उसको रोल बना लेते हैं, दैट इज़ नोन एज स्क्रोल। फ्लूइड, लिक्विड, वॉइड, वेकेंट, लॉफ्टी, हाई, कॉन्डेट, चैनल।
तो ये थे बच्चों आपके हार्ड वर्ड्स, इनको भी अपने कॉपी में लिखिए और याद करिए। अब आता है आपके टेस्ट और एग्ज़ाम में क्या आता है, वो एक्सप्लेनेशंस आते हैं क्योंकि ये प्रोज का हिस्सा है। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग पैसेजेस। इसमें 2 मुख्य पैसेज लिए गए हैं, इसका आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना है अपनी क्लासो कॉपी में। सच स्टोरीज से लेकर के पेंटिंग तक, ये पहला है, और दूसरा इन द चाइनीज़ आर्ट से लेकर के अपीयरेंस तक। अब आइए थोड़े से शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स ईच। पहला है विच पार्ट्स ऑफ द लैंडस्केप वेयर पेंटेड बाय वू डाओजी। सेकेंड, what happened to the painter as he entered the cave? Third, which element is often overlooked? How is it essential? Fourth, what do you learn about Taoist view of the universe? अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे, क्योंकि आपके सिलेबस में लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन कौन से तैयार करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट डिफर फ्रॉम द यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट। जैसा हमने आपको समझा दिया कि चाइनीज़ व्यू आर्ट और यूरोपियन व्यू आर्ट दोनों में अंतर क्या है। चाइनीज़ क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं बना करके कि मैं तो इस तरह से, पेंटर जो है वो ये सोच के बनाता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो ये है, लेकिन उसमें और स्पेस छोड़ देता है कि जो व्यूअर है, जो देखने वाला है, वो जो देखेगा वो अपनी सोच से उस कलाकृति को देखेगा। जबकि यूरोपियन जो असली वस्तु होती है या व्यक्ति होता है या कोई भी विषय होता है, उसको जैसा वो सच में होता है बिल्कुल उसी तरह से अपने कैनवस पे उतारता है। यानी वो पेंटर जो सोच करके बना रहा है वही सोच उस व्यूअर का भी होता है जब देखने वाला उसको देखता है। तो ये डिफरेंस है, इसको आपको अपने शब्दों में इसमें क्वेश्चन के आंसर में लिखना। दूसरा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शेंशुई। अब शेंशुई का एक्सप्लेनेशन करना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ शेंशुई क्या था। जो आपको बताया गया है कि एक होता है पहाड़ जो ड्राई होता है और दूसरा होता है ज़मीन में नदी, तो दोनों में अंतर है ना, उसको आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। अब इसके बाद तीसरा पार्ट है लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी में क्या है, ये आपके छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, इसको आपको फिल करना है। और ये फिल इन द ब्लैंक्स वही सेंटेंसेस हैं जो आपके लेसन में आए हैं। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज दैट बेस्ट completes the sentence from the given alternative. A wonderful old tale is told about the painter dash. अब पेंटर में कौन है, वो डाउजी, मिल्टन, नैथली, शेक्सपियर। तो मिल्टन, नैथली, शेक्सपियर तो नहीं है, वो डाउजी ही पेंटर। The painting is gone, but the artist has reached his dash. अब रीच हिज हाउस, शॉप, गुड, पैलेस क्या है आपको बताना है। हाउस तो नहीं गया था, शॉप भी नहीं गया था, पैलेस भी नहीं गया था, कहाँ, उसका गुड, मतलब जितना वो चाहता था वैसा ही हो गया। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज डैश, इंडियन, शेंशुई, चाइनीज़, यूरोपियन जो है आप लिखेंगे। द डैश पेंटर डज नॉट वॉन्ट you to borrow his eyes। अब देखिए आपको बता दिया गया था कि जो चाइनीज़ आर्ट है वो ये नहीं चाहता कि आप उसकी आँखों को किराए पर लें, यानी
वो जैसा सोच रहा है बिल्कुल वैसा ही आपकी भी आंखें देखें।